नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स इन स्टडी कॉर्नर। आज का टॉपिक गांधी युग के बारे में। गांधी युग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस लिस्ट में समाहित किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखें। इग्नोर तो बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे युग है तो पूछा हुआ है, और एसएससी हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले लाइक बटन दबा दें। अभी तक आप सब ने जितना सपोर्ट दिया है मैं पूरा खुश हूँ, और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने वाला सब आप ही का हाथ है। आप सबका सपोर्ट के कारण मैं इतना पहुँचा हुआ हूँ, और आप सबके सपोर्ट के बदौलत ही मेरी प्रेरणा जगी हुई है कि मैं वीडियो बनाते रह रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखें। वीडियो के एंड में वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर जाहिर कीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। गांधी युग। गांधी युग यानी कि गांधी जी के समय, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, क्योंकि हम लोग गहराई से एक एक बहुत मतलब कि बारीक चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो शुरू के 3-4 जो पॉइंट है यहाँ पे, 3-4 जो पॉइंट है, यानी कि महात्मा गांधी, इनकी माता और इनकी पत्नी, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि जोड़ी है। चलिए जान लेते हैं पहले। महात्मा गांधी यानी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक जगह यानी गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और इनके पिता का नाम जो था करमचंद्र गांधी, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था एक बार कि पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन माता है कौन मतलब पत्नी है, होता है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पुतलीबाई से याद रखिएगा कि पुतलीबाई की आंखों के पुतली, यानी पुतलीबाई की आंखों के तारा। तो कहते हैं ना कि मेरे आंखों के पुतली हो, यानी कि उनका बहुत प्यारा लाडला उनका पुत्र जो था वो महात्मा गांधी थे। तो आंखों के पुतली माता पुतलीबाई की आंखों के पुतली, और जो करमचंद गांधी थे उनके पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कर्मों का शुभ फल के रूप में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी पत्नी जो इनके जीवन के हर कष्ट में साथ देने आई, इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट बात करते हैं एक मुकदमे की पैरवी। अब यहाँ से हम लोग का इंपॉर्टेंस शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। एक मुकदमे के पैरवी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। याद कैसे रखिएगा। तो सबसे पहला महात्मा गांधी तीर मारने गए थे दक्षिण अफ्रीका, वो भी एक मुकदमा का कोई पैरवी था उसके लिए। तो तीर मारने गए थे 93। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जानते हैं। और मुकदमा था कोई, और जानते थे वो तो वकील थे एक पेशे से। तो 1893, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1893 एकमात्र 1800 में डेट है, बाकी सब आपको 1900 में मिलेगा। क्लियर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 1915 को वापस आए थे, और डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी, क्योंकि जब ये वापस आए थे ना भारत में 9 जनवरी को, इस दिन हम लोग प्रवास भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवास भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, महात्मा गांधी के भारत वापस आने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि गांधी जी एक व्यक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो व्यक्ति थे लियो टॉलस्टॉय, ठीक है ना। लियो टॉलस्टॉय से एक बहुत मतलब प्रभावित हो गए थे महात्मा गांधी। क्यों प्रभावित हुए थे? तो मेन मुद्दा से हट कर हम लोग ट्रिक के जरिए याद करें तो क्या इसमें एक वर्ड है? टॉल। तो टॉल अगर आदमी लंबा देखते हैं तो जरूर आप प्रभावित होते हैं, वाओ कितना लंबा आदमी है, मतलब कैसे लंबा हुआ होगा, ऐसे तरह से सोच सकते हैं कि लियो टॉलस्टॉय के बारे में महात्मा गांधी जी ऐसे सोचे थे और उनसे प्रभावित हो गए थे। वाओ, आप कैसे इतना लंबा हो गए, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए। लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें एक वर्ड है कृष्ण, और जानते हैं भगवान कृष्ण जो कि जिनके साथ हों, जिनके साक्षात गुरु हैं, याद देखिए राजनीतिक गुरु हैं, जिनके राजनीतिक गुरु साक्षात कृष्ण हों, तो बात समझ सकते हैं कि वो तो बंदा महात्मा होगा ही, ये तो महात्मा थे ही। और इसीलिए तो याद रखते हैं कृष्ण फॉर कृष्ण गोखले, और जीके गोखले भी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी कहते हैं, ये इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। आगे पॉइंट है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1906 अफ्रीका में। ये बात है पहला सत्याग्रह का, और ये है भारत में पहला सत्याग्रह, दोनों में अंतर है।
जीवन का पहला सत्याग्रह, और भारत में जब आए थे तो अपना सत्याग्रह कब शुरू किए थे। तो पहले इसका हम देख लेते हैं। जो इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया था 1906 में शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। याद कैसे रहेगा, कह सकते हैं कि सत्याग्रह का सबसे पहला क्षण, देखिए क्षण का 6 मन कर दिया, सत्याग्रह का सबसे पहला क्षण दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था। याद हो गया। तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह का क्षण कब शुरू किया था, 1906 में, और वो कब हुआ था, दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर। चलिए आगे पॉइंट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। यहाँ पे कर दीजिए सत्याग्रह, सत्याग्रह 17 में हुआ था। सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो महात्मा कहने वाले खुद महात्मा थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी, ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन समझ के देखिए, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक साथ मिले होंगे, तो गांधी जी बोलेंगे महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपको नमस्कार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेंगे कि आप मुझे महात्मा क्या कहते हैं, आप खुद महात्मा हैं। देखोगे महात्मा इनको कह दिया उन्होंने। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। याद कैसे रखिएगा, राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे, कैसे याद रखिएगा। तो इधर देखिए, इसमें पिता एक वर्ड है, और पिता का अपने पुत्र से एक शुभ आस रहता है। शुभ आस समझ रहे मैंने क्या कहा, शुभ आस मतलब कि अच्छी आस होती है अपने पुत्र से कि मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो उस टाइप से तो राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है, और 1920 में शुरू किए थे इन्होंने। तो तीन चीज़ जो कि अंग्रेजों द्वारा बहुत ही गलत मतलब कि शुरू किया गया था, बहुत ही कष्ट हुआ था लोगों को, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये तीन। तो ये तीन के खीस में 1920 के खीस में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और कहा जाओ मैं कोई अब से सहयोग नहीं करूंगा, तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ सहयोग करने के मतलब कि मामले में। तो 1920 के खीस में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। चलिए असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू कर तो दिया और उनको स्थगित भी करना पड़ा। क्यों स्थगित करना पड़ा, क्योंकि एक चौरा चौड़ी का कांड घट गया था। आप एक कहानी जो सुनिएगा चौरा चौड़ी कांड वाला, तो आपको खुद मालूम चल गया कि महात्मा गांधी इस बात से क्यों दुखी हुए थे। ठीक है, तो 11 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। याद कैसे रहेगा, तो 11 दूना 22 कर दीजिए तो 1922 हो जा रहा है। 11 दूना 22, 1922। 1922 में चौरा चौरी कांड घट हुआ था। कैसे याद रखिएगा, क्योंकि डेट तो बहुत सारे आ जाते हैं, अभी ध्यान दे रहे तो याद है, नहीं रहेगा तो नहीं फिर भूल जाएगा। तो चौरा चौड़ी ऐसा लग रहा है, चौरा चौरा सेम लग रहा है, सेम टू सेम है। तो ये देखिए 2 2 यहाँ भी सेम है, 2 और 2 सेम है, और 11 दूना 22। तो चौरा चौड़ी कांड घटना पता चल गया और इससे दुखी होकर उन्होंने क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, सही बात है ना कि चोरी में कोई सहयोग नहीं करना चाहेगा, इसलिए असहयोग आंदोलन इसमें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में गांधी जी ने 1920 के खीस में कौन सी उपाधि लौटा दी। 1920 के खीस में उन्होंने उपाधि जो लड़े थे उसका नाम था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद एक उपाधि था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी ने उपाधि ये लौटा दिया था। बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही नरसंहार कहा जाता है इसमें हुआ था, तो समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया था, अपना दुख व्यक्त किया था इन्होंने केसर हिंद उपाधि लौटाकर। नेक्स्ट, गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन, ये पत्रिका है दोनों, ठीक है, इसका प्रकाशन कब किया था उन्होंने। इसका आंसर है 1919, ठीक है। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1933 में। हरिजन पत्रिका जिसको कहा जाता है कि गॉड ऑफ पीपुल, तो हरिजन हरि मतलब भगवान और जन मतलब जनता, तो गॉड ऑफ पीपुल है, तो का प्रकाशन गांधी जी द्वारा 1933 में किया था, 1933। नेक्स्ट है, गांधी जी किस वर्ष एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला बात कि गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस अधिवेशन जो था उसका अध्यक्ष बने थे, ये तो क्लियर हो गया, बने थे।
कहाँ बने थे, कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो ये है बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव है कहाँ, कर्नाटक में। हो सकता है आप भूल जाए कि बेलगांव कर्नाटक में है, तो बता दूं कि जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम वो कर्ण के पास यानी कान के पास ही होता है। थोड़ा सा मानव मस्तिष्क के बारे में मैंने वीडियो बनाया, उसको देखिएगा तो आप वो चीज़ जान जाइएगा। थी मेडुला मेडुला ओब्लांगेटा, सेरेबेलम, सेरेब्रम, इसके बारे में बताया था क्या क्या वर्क होता है उन लोगों का, तो जरूर वो वीडियो देख लीजिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी बेल, और यहाँ पे कर्नाटक यानी कर्ण, कान के पास होता है। तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, और कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 1924। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, और ये जो समय था 1924 का समय था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लिखा हुआ कहानी, इसमें मुझे लग रहा है कि 5-6 जी के इसमें, ठीक है, तो बिल्कुल गहराई से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कहानी जो है नमक कानून वाला कहानी है, दांडी यात्रा वाला कहानी है। चलिए देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय आज्ञा आंदोलन शुरुआत की। ये एकदम क्लियर है यहाँ से कि कब से कब है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ईयर सेम है क्योंकि छोटी सी दूरी थी, 385 किलोमीटर, तो 1 साल से कम ही समय लगेगा होगा। 1 साल क्या, 1 महीना भी नहीं लगा था, 1 महीना से थोड़ा कम समय लगा था। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि 12 मार्च से अगर 11 अप्रैल रहता तो समझिए 1 महीना हो जाता है, क्योंकि मार्च में 31 का महीना होता है। तो 12 से 11 यानी कि 5 दिन कम है, यानी कि पूरा 25 दिन का यह यात्रा था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। कौन कौन गए थे, 78 अनुयायी उनके साथ गए थे, और 385 यात्रा करने गए थे। 78 में याद रख सकते कि हटाने, क्या हटाने गए थे 78 अनुयायी? 78 अनुयायी हटाने गए थे नमक कानून को, और हटाने के बाद उन्होंने समझने अवज्ञा, अवज्ञा समझे, आज्ञा का उल्टा अवज्ञा होता है। अवज्ञा मतलब कोई कानून नहीं मानना, तो तोड़ दिया तो कानून मतलब हो गया ना, शुरू हो गया समझने अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने समाप्त शुरू कर दिया। तो चलिए समन्वय अभियान शुरू किया था, उसका अंत भी हुआ था। वो अंत कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 को उन्होंने उसमें आज्ञा मानना शुरू कर दिया, यानी साथ देना शुरू कर दिया, इसलिए 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल 1934। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने ही किया था, और अहमदाबाद के निकट 1916 में किया था इन्होंने, याद रखिएगा। साबरमती 1916। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, 1942 में प्रस्तुत किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बयां किया था? बयां फॉर 42 बयां किया था। कब, क्या चीज बयां किया था? तो उन्होंने कहा था क्रिस मिशन जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, ये इन्होंने बयां किया था, इसलिए बयां फॉर 42। और क्रिस मिशन को, किस मिशन को, तो क्रिस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा था, बयां किया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और खास करके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा इन्होंने दिया था, और इसी समय दिया था उन्होंने 8 अगस्त 1942 को, करो या मरो, अब भारत छोड़ो, अब भारत छोड़ो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन वाला बात शुरू हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोलमेज सम्मेलन जानते हैं ना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 पहला, 1931 दूसरा, और 1932 तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय कर दिया, सभी जानते हैं इसको। नेक्स्ट, अब गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है, ये भी एकदम क्लियर है।
क्योंकि पूरे देश पर राज करने वाले हैं महात्मा गांधी, और इसलिए उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। तो फिलहाल वहाँ का समाधि स्थल जो है राजघाट है। चलिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट है, विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर कहा था इसलिए तो ये बहुत चर्चा में रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहने वाला ऐसा व्यक्ति, इतना दुस्साहस, बहुत चर्चा में रहा था व्यक्ति विस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कह दिया था। बस, तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट के द्वारा पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए अलविदा।